हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे आदर्शवाद की, जिसको इंग्लिश में आइडियलिज्म कहते हैं। डियर फ्रेंड, ये क्लासेस मैंने पिछले साल करवाई थी, लेकिन इधर आपका कुछ पैटर्न भी चेंज हुआ, सिलेबस भी थोड़ा इधर उधर हुआ, तो पहले जो चीज़ें आपके सिलेबस में नहीं थी वो भी इंक्लूड हो गई हैं। अगर लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग बात करें तो उसमें पहले क्या था कि आदर्शवाद पढ़ लीजिए, उसकी अवधारणा पढ़ लीजिए, अर्थ पढ़ लीजिए और इसके जो भी मूल तत्व हैं उतने से काम चल जाता था। लेकिन लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग अब आपको इसके अंतर्गत आने वाला पर्याप्त मात्रा में जो कंटेंट है, आदर्शवाद और अनुशासन भी पूछ सकता है, आदर्शवाद और बालक भी पूछ सकता है, आदर्शवाद और शिक्षक के बीच भी संबंध पूछ सकता है, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षण विधियां क्या होती हैं ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, आदर्शवाद और पाठ्यक्रम क्या होता है ये भी पूछ सकता है। ये जो मैं बता रहा हूं ये मैंने पहले की क्लासेस में, एक मेरी क्लास है जिसमें मैंने चारों वाद पढ़ाए हुए हैं, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद, जिसको 2.5 लाख स्टूडेंट्स ने देखा है। ठीक है, तो उसमें ये सब चीज़ें मैंने नहीं करवाई हैं क्योंकि ये पहले आपके सिलेबस में इतना मायने नहीं रखता था, लेकिन अब आपको ये पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपका वेरी शॉर्ट भी क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट भी आएंगे, लॉन्ग भी आएंगे। ठीक है, प्रॉपर तरीके से आपको कंप्लीट करना होगा कॉन्सेप्ट को। तो चलिए समझते हैं आइडियलिज्म है क्या। डियर फ्रेंड, लिखित देता हूं कि अगर आप क्लास में एंड तक बने रहते तो दोबारा आपको कहीं से भी आदर्शवाद पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत ही आसान भाषा में एक एक वर्ड को क्लियर करते हुए चलेंगे और बहुत ही डीपली, बहुत ही आसान भाषा में आप इसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके के अगर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं या कानपुर से बीएड कर रहे हैं तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज करके हमारे नोट्स भी ले सकते हैं। जो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के नोट्स होते हैं हमारे, उनकी फीस 300 होती है, 300 रुपये। ठीक है, कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। हमारे नोट्स आपके लिए रामबाण सिद्ध होते हैं। 9628182649 नंबर नोट कर लीजिए। चलिए बात करते हैं आदर्शवाद है क्या, इसको प्रॉपर वे में समझते हैं। देखिए, आदर्शवाद पाश्चात्य, यानी कि पाश्चात्य का मतलब वेस्टर्न, पाश्चात्य का मतलब वेस्टर्न, पश्चिमी भी लिखा हो सकता है। पाश्चात्य दर्शन की प्राचीनतम विचारधारा है। ये ऐसे पॉइंट्स हैं आपको याद करने पड़ेंगे, ये आपसे शॉर्ट में भी, वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन पूछ सकता है। आदर्शवाद पाश्चात्य दर्शन की प्राचीनतम का मतलब ओल्डेस्ट, यानी कि पुरानी से पुरानी विचारधारा है। इसका विकास सुकरात तथा उसके शिष्य प्लेटो ने किया था। बात क्लियर हुई। आदर्शवाद का विकास किसने किया था? आदर्शवाद का विकास सुकरात तथा उसके शिष्य प्लेटो ने किया था। उसके पश्चात आपके डेकार्टे, बर्कले, कांट, फिक्टे, हीगल आदि फिलोसफर्स ने, आदि दार्शनिकों ने इस विचारधारा का प्रतिनिधित्व भी किया। ठीक है, तो आपको मेन क्या याद रखना है कि जो आदर्शवाद विचारधारा है ये पाश्चात्य दर्शन की, वेस्टर्न फिलॉसफी की ओल्डेस्ट विचारधारा है। इसका विकास सुकरात और प्लेटो ने किया था। ओके, यह विचारधारा ब्रह्मांड को ईश्वर द्वारा निर्मित मानती है। जो आदर्शवाद विचारधारा है ये मानती है कि ये जो ब्रह्मांड है, ये जो संसार है, इसका निर्माण करने वाले ईश्वर हैं, भगवान हैं, उसके द्वारा निर्मित, रचित ये संसार है। इस संसार का निर्माण करने वाले ईश्वर हैं। और ये मानती है कि इस वस्तु जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत श्रेष्ठ है। ये जो भौतिक जगत हम देख रहे हैं, ये जो वस्तु जगत हम देख रहे हैं, ये झूठा है, ये मिथ्या है। इसकी अपेक्षा जो आध्यात्मिक जगत है, दैट इज द ग्रेटेस्ट, वही श्रेष्ठ है, वही महान है। किसको? आध्यात्मिक जगत को श्रेष्ठ कौन मानता है? आदर्शवाद। यह ईश्वर को अंतिम सत्य कहता है कि ईश्वर ही अंतिम सत्य है और आत्मा जो है वह ईश्वर का अंश है। आदर्शवाद मानता है कि ईश्वर ही अंतिम सत्य है और जो आत्मा है वह ईश्वर का ही एक अंश है। मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मा की अनुभूति यानी सेल्फ रियलाइजेशन है। आत्मानुभूति का मतलब होता है जीवात्मा और परमात्मा के विषय में ज्ञान। जीवात्मा और परमात्मा के विषय में ज्ञान, उसके विषय में जानकारी, यानी सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मानुभूति, आत्म साक्षात्कार भी उसको कहते हैं। आई बात समझ में? इतना कॉन्सेप्ट आप समझ गए कि आदर्शवाद क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आदर्शवाद का अर्थ क्या है प्रॉपर वे में समझते हैं। आदर्शवाद को
अंग्रेजी में आइडियलिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइडियलिज्म कहा जाता है। यह दो शब्दों से मिलकर के बना है। कौन कौन से दो शब्द हैं? उसमें पहला शब्द है आपका आइडिया और दूसरा है इज्म। तो फिर इसके बीच का एल कहाँ गया? आइडिया और इज्म, तो एल कहाँ गया? बीच में एल अक्षर जो है वह प्रोनंसिएशन यानी उच्चारण के सौंदर्य के लिए प्रयोग किया गया है कि बोलने में थोड़ा अच्छा लगे, इसका प्रोनंसिएशन थोड़ा अच्छा लगे, इसलिए एल उसमें जोड़ दिया गया है। ठीक है, वैसे इसको क्या बोलते हैं? आइडियलिज्म, आइडियलिज्म बोलते, लेकिन एल लगा है तो आइडियलिज्म बोलते हैं, यानी एल जो है वो उच्चारण के सौंदर्य के लिए लगाया गया है। ओके, बाकी दो ही शब्द हैं, आइडिया और इज्म। ओके, आइडिया का अर्थ विचार होता है। आइडिया का अर्थ विचार होता है। हम लोग कहते नहीं यार मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है ना, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, मतलब मेरे दिमाग में एक विचार आया है। विचार को इंग्लिश में आइडिया कहते हैं, आइडिया को हिंदी में विचार कहते हैं। इज्म का अर्थ वाद होता है। क्या? वाद। तो इस प्रकार से क्या हुआ ये आदर्शवाद, इसलिए इसे विचारवाद भी कहा जाता है। वर्तमान समय में हम प्रत्ययवाद, विचारवाद, आध्यात्मवाद के स्थान पर आदर्शवाद शब्द का अधिक प्रयोग करते हैं। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। आदर्शवादी दार्शनिक विचारों को ही सत्य मानते हैं। जो आदर्शवादी दार्शनिक हैं वो विचारों को ही सत्य मानते हैं। प्लेटो ने भी चिंतन, विचारों और तर्क, इन्हीं चीजों को इंपॉर्टेंस दिया है। आपका चिंतन सत्य है, आपका विचार सत्य है, आपका तर्क वितर्क सत्य है। आदर्शवाद वह दर्शन है जो मन की प्रकृति को वास्तविक मानता है। आदर्शवाद वह दर्शन है जो मन की प्रकृति को ही वास्तविक मानता है। आदर्शवादियों का विश्वास है कि जो बात सत्य या वास्तविक है वह अवश्य ही आध्यात्मिक या मानसिक है। क्या कहते हैं? आदर्शवादियों का क्या विश्वास है कि जो बात सत्य है, जो चीज रियल है, जो वास्तविक है, वो डेफिनेटली आध्यात्मिक भी होगी और मानसिक भी होगी, आध्यात्मिकता से जरूर जुड़ी होगी। उनका यह भी विश्वास है कि भौतिक संसार मन की अभिव्यक्ति का साकार रूप है। प्यारे दोस्तों, देखिए सीटेट की पढ़ाई, आप जो भी टीचिंग एग्जाम की पढ़ाई करेंगे उसकी पढ़ाई अलग होती है, वहां हमें पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना होता है, एग्जैक्ट जो सटीक है। लेकिन बीएड में आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है, 15 नंबर का क्वेश्चन लिखना है, 5-6 पेज लिखने हैं, तो आपको जो है ज़्यादा डीपली पढ़ना पड़ेगा। ओके, चलिए आगे समझते हैं। आदर्शवादियों का विश्वास, हाँ ठीक हो गया, उनका यह भी विश्वास है कि भौतिक संसार मन की अभिव्यक्ति का साकार रूप है। ये जो भौतिक संसार है जो हम देख पा रहे हैं, ये हमारे मन की ही अभिव्यक्ति का एक साकार रूप है जो हम सामने देख पा रहे हैं। साकार का मतलब होता है जो चीज सामने प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे रही है। जो हम चीज हम अपने मन में जो देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, कहते हैं ना कि हर एक चीज को देखने का सबका नजरिया अलग अलग होता है। आप किसी चीज को पॉजिटिव देख रहे हैं, दूसरा उसको निगेटिव देख रहा है, ठीक है, और तीसरा उसको मतलब वर्स्ट, बिल्कुल सबसे घटिया समझ रहा है, और आप उसको बहुत क्वालिटी कह रहे हैं कि बहुत अच्छी चीज़ है। सबका देखने का अपना नजरिया अलग अलग होता है, तो ये हम पर डिपेंड करता है कि हम किसी चीज़ को किस तरीके से देख रहे हैं। अतः आदर्शवादियों को मनवादी यानी कि मेंटलिस्ट, अध्यात्मवादी, स्पिरिचुअलिस्ट कहना अधिक ठीक होगा। बात क्लियर हुई? आगे बढ़ते हैं। एडम्स, अब इसकी परिभाषाओं की बात करते हैं। अर्थ तो हमने समझ लिया, अब इसकी परिभाषाओं की बात करते हैं। एडम्स के अनुसार क्या कहा गया है? आदर्शवाद एक अथवा दूसरे रूप में दर्शन के समस्त इतिहास में व्याप्त है। जे.एस. रॉस का स्टेटमेंट है, आदर्शवादी दर्शन के बहुत और विविध रूप हैं। जो आदर्शवादी दर्शन है इसके एक नहीं अनेक रूप हैं, परंतु सभी का आधारभूत तत्व यही है कि संसार की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो संसार की उत्पत्ति का कारण मन है, आत्मा है। वास्तविक रूप मानसिक चरित्र का ही एक रूप है। हॉर्न के शब्दों में कहा गया है, आदर्शवादी शिक्षा दर्शन मानसिक जगत का मानव को एक अभिन्न अंग समझने की अनुभूति का ही विवरण है। तो प्यारे दोस्तों, आपने इसके कॉन्सेप्ट को समझा, आपने इसका अर्थ समझ लिया, इसकी परिभाषाएं समझ ली। अब आदर्शवाद के कुछ मूल तत्व हैं, फंडामेंटल्स ऑफ आइडियलिज्म समझते हैं। आदर्शवादी विचारधारा के स्वरूप को समझने के लिए इसकी तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा का विवेचन किया गया है। हमको तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा को समझना होगा। देखिएगा, आदर्शवाद की तत्व मीमांसा को समझते हैं। मेटाफिजिक्स ऑफ आइडियलिज्म। ओके, देखिए,
आदर्शवादी विचारधारा विचार पर आधारित है। हमने पहले भी कहा आदर्शवादी विचारधारा विचार को ही सत्य मानती है, विचार पर आधारित है। इसके अनुसार विचार ही सत्य है। क्या? जो आदर्शवादी विचारधारा है ये थॉट्स को, विचार को ही सत्य मानती है, उसी पर आधारित है। भौतिक जगत असत्य है। आदर्शवाद के अनुसार ये जो भौतिक जगत है जो हम देख रहे हैं ये असत्य है। आत्मा और आध्यात्मिक चिंतन को महत्व दिया गया है। किसको? आत्मा को और आध्यात्मिकता को, यानी कि इसमें ईश्वर को सब कुछ माना गया है। प्लेटो का स्टेटमेंट है, प्लेटो ने कहा है संसार भौतिकता में नहीं बल्कि विचारों में है। संसार कहाँ है? भौतिकता में नहीं बल्कि विचारों में है। प्लेटो मन और तर्क की प्रमुख मानता है। जो प्लेटो है वो मन एवं तर्क को प्रमुख मानता है। डेकार्टे ने भी मन को ही प्रमुख माना है कि मन ही हमारा प्रमुख है। तो ये आदर्शवाद की तत्व मीमांसा हो गई। इसके कुछ और भी पार्ट है इसके तत्व मीमांसा के, तो इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, इतने से ही हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत जैसे आदर्शवाद की जो तत्व मीमांसा है इसको प्रकृति की दृष्टि से कुछ और विभाजित किया गया है। जैसे आत्मनिष्ठ आदर्शवाद हो गया, वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद हो गया, निरपेक्ष आदर्शवाद हो गया, प्रपंचात्मक आदर्शवाद होता है, आधुनिक आधुनिक तो इसमें है ही। तो इस तरीके से कुछ और इसके पार्ट होते हैं, तो वहां तक जाने की आवश्यकता नहीं है। समझते हैं आदर्शवाद की ज्ञान मीमांसा को। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ आइडियलिज्म। देखिए, आदर्शवाद एक ज्ञान मीमांसा का दर्शन है। आदर्शवाद क्या है? ज्ञान मीमांसा का दर्शन है। सुकरात के दर्शन में बुद्धिवाद देखने को मिलता है। सुकरात के अनुसार वास्तविक ज्ञान अवधारणाओं के माध्यम से प्राप्त होता है। सुकरात के अकॉर्डिंग क्या है कि जो वास्तविक ज्ञान है वो हमें अवधारणाओं के माध्यम से, कॉन्सेप्ट्स के बेस पे प्राप्त होता है। प्लेटो ने सुकरात की आत्मनिष्ठ की मतलब होता है सब्जेक्टिव, जो उसकी आत्मनिष्ठ अवधारणाएं हैं उनको वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव अवधारणाओं में परिवर्तित करके विचारों की संज्ञा दी है। प्लेटो ने ज्ञान को 3 रूपों में बांटा है। कौन कौन से वो 3 रूप हैं? इंद्रिय जन्य ज्ञान, सम्मति जन्य ज्ञान व चिंतन जन्य ज्ञान। ठीक है, ये 3 रूप बताए हैं प्लेटो ने। किसके? ज्ञान के 3 रूप। ओके, बर्कले, अब इनको अलग अलग पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बर्कले सत्य ज्ञान की प्राप्ति का आधार आत्मा को मानते हैं। किसको? आत्मा को। कांट ने आत्मा के स्थान पर तर्कणा बुद्धि को ज्ञान का आधार माना है कि जो तर्कणा बुद्धि है वही ज्ञान का आधार है। तो इस तरीके से सबका अलग अलग अपना स्टेटमेंट है। आगे बढ़ते हैं। तो ये ज्ञान मीमांसा है। ठीक है, जिसमें क्या बताया गया है कि आदर्शवाद जो है वो ज्ञान मीमांसा का ही दर्शन है, जिसमें जो सुकरात का दर्शन है उसमें बुद्धिवाद देखने को मिलता है, और सुकरात के अनुसार ही वास्तविक ज्ञान जो है उसको अवधारणाओं के माध्यम से प्राप्त होता है। तो इनका अलग अलग स्टेटमेंट है। आदर्शवाद की कुछ मूल मीमांसा, एक्सियोलॉजी ऑफ आइडियलिज्म को समझते हैं। देखिएगा, आदर्शवाद के अनुसार जीवन के अंतिम मूल्य यानी कि सत्यम, शिवम, सुंदरम माने गए हैं। आदर्शवाद के अनुसार जीवन के अंतिम मूल्य सत्यम, शिवम, सुंदरम माने गए हैं। इन मूल्यों की प्राप्ति के लिए नैतिक जीवन जीना आवश्यक है। एक नैतिक जीवन, चरित्रवान जीवन, आदर्श जीवन जीना आवश्यक है। नैतिक जीवन जीने के लिए मनुष्य में 4 सद्गुणों, कौन कौन से 4 सद्गुण? संयम, धैर्य, ज्ञान और न्याय का होना आवश्यक है। अगर आप नैतिक जीवन जीना चाहते हैं, एक आदर्श जीवन जीना चाहते हैं, तो आपके अंदर संयम होना चाहिए, आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, आप ज्ञानवान हो, न्याय होना चाहिए। यदि मनुष्य इन सद्गुणों को प्राप्त कर लेता है तो वह सत्यम, शिवम, सुंदरम की प्राप्ति करके अंतिम उद्देश्य जो उसकी आत्मा की अनुभूति है, सेल्फ रियलाइजेशन है, जो है कि क्या कहते हैं उसको, आत्मा और परमात्मा के बीच का जो, उन दोनों के बीच जो घनिष्ठ संबंध है उसको समझ पाता है। ठीक है, उन दोनों का ज्ञान प्राप्त कर पाता है। आगे समझते हैं। आदर्शवाद के कुछ आधारभूत सिद्धांत हैं, इनको समझते हैं। देखिए, फंडामेंटल्स प्रिंसिपल्स ऑफ आइडियलिज्म। आध्यात्मिक जगत को महत्व दिया गया है। आदर्शवाद में आध्यात्मिक जगत को महत्व दिया गया है। आदर्शवादियों ने आध्यात्मिक जगत को भौतिक और प्राकृतिक जगत की अपेक्षा अधिक महत्व प्रदान किया है कि जो आध्यात्मिक जगत है, जो ईश्वर है, वही सर्वश्रेष्ठ है। इसमें भगवान को ज्यादा महत्व दिया गया है, कह सकते हैं। अंतिम उद्देश्य आत्मा की अनुभूति यानी कि परमात्मा का ज्ञान, उसी का स्वरूप आध्यात्मिक है। आत्मा की अनुभूति का स्वरूप भी आध्यात्मिक है। भौतिक जगत जो है वह झूठ है, मिथ्या है। ठीक है,
मानव व्यक्तित्व में विश्वास। इसका दूसरा सिद्धांत क्या है? मानव व्यक्तित्व में विश्वास, फेथ इन ह्यूमन पर्सनैलिटी। आदर्शवादी मनुष्य को ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना मानते हैं। जो आदर्शवादी हैं वो कहते हैं कि जो मनुष्य है यह ईश्वर की बेस्ट रचना है, बेस्ट क्रिएशन है, सर्वोत्कृष्ट रचना है। मनुष्य अपनी बुद्धि के द्वारा, नैतिक आदर्शों तथा सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक चेष्टाओं के द्वारा अन्य जीवों से अपने आप को अलग कर लेता है। मनुष्य के अंदर क्या है? नैतिक आदर्श है, संस्कृति है, आध्यात्मिक चेष्टा है, ठीक है। तो उसके पास बुद्धि है, ज्ञान है, तो वो अन्य जीवों से अपने आप को अलग कर लेता है। धर्म, नैतिकता, कला, साहित्य, गणित और विज्ञान जो सच्चे अर्थों में मानव संबंधी शास्त्र हैं, युग युगांतर से चले आते हुए मनुष्य के नैतिक बौद्धिक क्रियाकलापों के ही परिणाम है। तो मानव व्यक्तित्व में विश्वास के अंतर्गत क्या कहा गया है कि जो मनुष्य है वो सर्वोत्कृष्ट रचना है, वो बाकी जीवों से अलग है। अनेकता में एकता का सिद्धांत देखिएगा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। देखिए, आदर्शवाद अनेकता में एकता के सिद्धांत को मानता है। हम सभी एक दूसरे से अलग हैं, अनेक होते हुए भी एक हैं। उनके अनुसार ये संसार में सभी अपने अपने अलग धर्म, जाति, समूह के हैं, है ना, अलग अलग तरीके से रहते हैं। तो समस्त प्रकृति में, लेकिन उसके बावजूद भी सब एक हैं। कह सकते हैं सब भारतीय हैं, है ना, या कह सकते हैं सभी मानव हैं। उनके अनुसार समस्त प्रकृति में एक ही चेतन तत्व विद्यमान है। इस चेतन तत्व को ईश्वर के नाम से संबोधित करते हैं और इन पूरे संसार में इन सबसे ऊपर एक ही है, वो ईश्वर है। संपूर्ण जो विश्व है कि एक केंद्र शक्ति से संचालित और क्रियाशील है। एक ही केंद्र शक्ति है, एक ही धुरी है जिसके ऊपर पूरा संसार घूम रहा है, उसी के सहारे क्रियाशील है, संचालित है, वो ईश्वर है। यही तत्व समस्त प्राणियों को विविधता के बावजूद सभी प्राणी एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी एकत्व के सूत्र में बंधे हुए हैं, एक है। फ्रोबेल का स्टेटमेंट है, इस भूमंडल पर जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब में दैवीय एकता है, यही एकता परमात्मा है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा आध्यात्मिक मूल्यों में विश्वास, बिलीफ इन स्पिरिचुअल वैल्यूज। आदर्शवादी आध्यात्मिक मूल्य यानी कि सत्यम, शिवम और सुंदरम को शाश्वत एवं सर्वव्यापी मानते हैं कि जो सत्यम, शिवम, सुंदरम ये जो आध्यात्मिक मूल्य हैं ये क्या है? शाश्वत, सर्वव्यापी हैं। उनके अनुसार जीवन का परम लक्ष्य इन आध्यात्मिक मूल्यों को प्राप्त करना। जीवन का परम लक्ष्य क्या है? सत्यम, शिवम, सुंदरम को प्राप्त करना, यानी आध्यात्मिक जगत को प्राप्त, मतलब आध्यात्मिक जगत में रहना, या कह सकते हैं कि आध्यात्मिक मूल्यों को प्राप्त करना, तभी ईश्वर की प्राप्ति भी संभव है। इन तीनों आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति में मानव के मन की तीनों क्रियाएं, ज्ञान, अनुभव और इच्छा शामिल है। जे.एस. रॉस के अकॉर्डिंग कहा गया है, आदर्शवादियों के अनुसार सत्यम, शिवम और सुंदरम निरपेक्ष गुण हैं, जिनमें से प्रत्येक अपनी आवश्यकता के कारण उपस्थित है। सबकी अपनी अलग अलग आवश्यकता है और हर चीज अपनी आवश्यकता के कारण ही उपस्थित है तथा वह अपने आप में पूर्णतः वांछनीय है, ऐसा जे.एस. रॉस कहते हैं। अगला सिद्धांत है नियामक और सामाजिक विज्ञानों पर बल, यानी एम्फेसाइसिस अपॉन नॉर्मेटिव एंड सोशल साइंसेस। देखिएगा, आदर्शवादियों ने नियामक और सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन पर विशेष बल दिया है। नियामक विज्ञान के अंतर्गत तर्कशास्त्र, नीति शास्त्र और सौंदर्य शास्त्र ये सब आते हैं। इनका संबंध मानव जीवन के मूल्यों, उद्देश्यों और आदर्शों से होता है। इनका संबंध किससे होता है? मानव जीवन के जो मूल्य हैं, आदर्श हैं, उद्देश्य हैं, उनसे जुड़ा होता है। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत समाजशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान ये सब विशेष में सम्मिलित रहते हैं। आदर्शवादी इन्हीं के आधार पर अपने सिद्धांतों की व्याख्या भी करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये इसके कुछ सिद्धांत थे, आधारभूत सिद्धांत किसके? आदर्शवाद के, जिनको हमने पढ़ा। अब हम बात करते हैं आदर्शवाद और शिक्षा का क्या संबंध है। किसका? आदर्शवाद और शिक्षा का, आइडियलिज्म एंड एजुकेशन को समझते हैं। देखिएगा, आदर्शवाद दार्शनिक चिंतन की प्राचीनतम विचारधारा है, जैसा कि हमने शुरुआत में ही पढ़ा था। आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति आध्यात्मिक गुणों को प्राप्त कर पाता है। अगर व्यक्ति शिक्षित है तो वह आध्यात्मिक गुणों को भी प्राप्त कर पाएगा। आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा के दो रूप हैं, एक तो भौतिक, दूसरा आध्यात्मिक। शिक्षा का भौतिक उद्देश्य
शरीर की रक्षा करना है। शरीर का रक्षा का मतलब है कि शरीर को स्वस्थ रखना है, स्वच्छ रखना है। आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ भौतिक ज्ञान भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी पर उसका जीवन भी निर्भर करता है। किस पर? आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ भौतिक ज्ञान भी जरूरी है, क्योंकि इसी पर उसका जीवन निर्भर है। इसी के सहायता से वो अपने भौतिक वातावरण को अपनी इच्छा के अनुसार और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिक यूजफुल बना लेता है। आध्यात्मिक गुण मनुष्य को पशु से अलग करते हैं। आध्यात्मिक गुण ही हैं जो हम भगवान को याद करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, है ना। यही सब चीजें हमें पशु से अलग करती हैं। पशु ये सब नहीं कर सकते, भगवान का नाम नहीं जप सकते, पूजा पाठ नहीं कर सकते, भक्ति नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। शिक्षा साध्य न होकर एक साधन मात्र है। ये वो साधन है जिसके द्वारा आदर्श नागरिकों का निर्माण पॉसिबल हो पाता है। शिक्षा ये एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से आदर्श, चरित्रवान, नैतिक, है ना, अच्छे नागरिक निर्माण किए जा सकते हैं। अच्छे नागरिकों का निर्माण हो सकता है। हॉर्न के शब्दों में कहा गया है, साध्यों का साध्य, लक्ष्यों का लक्ष्य, आदर्शवाद के अनुसार व्यक्ति, समाज और प्रजाति के लिए निरपेक्ष प्रत्यय का बढ़ता हुआ साक्षात्कार है। तो ये हमने क्या समझा? ये आदर्शवाद और शिक्षा को समझा। अब हम बात करते हैं आदर्शवाद और पाठ्यक्रम की। आदर्शवाद क्या कहता है कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, करिकुलम कैसा होना चाहिए, किस बेस पे बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। आदर्शवादियों के अनुसार पाठ्यक्रम मानव के विचारों और आदर्शों एवं अनुभवों पर आधारित होना चाहिए। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि मानव के विचारों के अनुकूल हो, उसके अकॉर्डिंग हो, आदर्शों के अनुरूप हो, संस्कृति के अकॉर्डिंग हो, अनुभवों पर आधारित होना चाहिए। पाठ्यक्रम मानव जाति के संचित अनुभवों का प्रतीक होना चाहिए। इसके लिए सामाजिक एवं भौतिक परिवेश दोनों उपयोगी हैं। सामाजिक परिवेश को देखते हुए, भौतिक परिवेश को देखते हुए पाठ्यक्रम तैयार करना चाहिए। व्यक्ति भौतिक परिवेश का ज्ञान भौतिक विज्ञानों से भौतिक विज्ञानों से और सामाजिक परिवेश का ज्ञान सामाजिक विज्ञानों से प्राप्त करता है। आदर्शवादियों के अकॉर्डिंग बालक के व्यक्तित्व के ज्ञानात्मक, क्रियात्मक एवं भावात्मक तीनों ही पक्षों का विकास करने के लिए तीनों पक्षों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित भी किया जाए। अगर आप चाहते हैं कि बालक के व्यक्तित्व का विकास हो तो उसमें ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक इन सभी चीजों को सम्मिलित भी किया जाना चाहिए पाठ्यक्रम में, सिलेबस में। आदर्शवाद क्या कहता है कि कैसी शिक्षण विधियां होनी चाहिए, किस मेथड्स पर बेस्ड शिक्षा होनी चाहिए, किस माध्यम से, किस टीचिंग मेथड के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी जाए। इसको समझते हैं, शिक्षण विधियों को समझते हैं। देखिएगा, आइडियलिज्म एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग। चलिए बात करते हैं। विभिन्न आदर्शवादियों ने विभिन्न शिक्षण विधियों को अपनाया है जो इस प्रकार है। क्या? देखिएगा, आगमन एवं निगमन विधि, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव मेथड की बात हुई है, जिसको अरस्तु ने इस विधि द्वारा शिक्षा दिए जाने पर बल दिया है। जो आगमन विधि और निगमन विधि दोनों ही विधियां अरस्तु के द्वारा दी गई हैं। आगमन विधि में क्या होता है, हम सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलते हैं, और जो निगमन विधि होती है इसमें विशिष्ट से सामान्य की तरफ चलते हैं। ठीक है। वहीं पर जो हमारी प्रश्नोत्तर विधि है, किसकी बात कर रहे हैं? जो प्रश्नोत्तर विधि है, जिसको क्वेश्चन आंसर मेथड कहते हैं, इस विधि का प्रयोग सुकरात ने किया था। किसने? सुकरात ने। संवाद विधि यानी कन्वर्सेशन मेथड प्लेटो ने, किसने? प्लेटो ने इस विधि का विकास किया। प्लेटो ने अपनी मोस्टली जो रचनाएं भी जो है संवाद के रूप में लिखी हुई हैं। वहीं पर बात आती है तर्क विधि, लॉजिक मेथड, हीगल ने तर्क विधि को अपनाया। निर्देश विधि, इंस्ट्रक्शन मेथड, हर्बर्ट ने निर्देश विधि का प्रयोग किया। खेल विधि, प्लेवे मेथड, फ्रोबेल ने खेल द्वारा शिक्षा पर बल दिया कि बच्चे को खेल के माध्यम से सिखाइए। अभ्यास व आवृत्ति विधि, प्रैक्टिस एंड रिपीटेशन मेथड, पेस्टोलॉजी, कौन? पेस्टोलॉजी ने अभ्यास और आवृत्ति विधि को सर्वश्रेष्ठ माना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम कहना चाहें तो हम कह सकते हैं आदर्शवादी विधियों का सार है क्रिया और नियमित तथा निर्देशित स्वतंत्रता। देखिएगा, आदर्शवादी शिक्षण प्रक्रिया में आत्मक्रिया और अनुकरण पर बल देते हैं। अनुकरण का मतलब होता है इमिटेशन, यानी कि नकल करके सीखना, दूसरे को देख करके सीखना। आदर्शवादियों के अनुसार आत्मक्रिया द्वारा ही विकास भी संभव हो सकता है।
आदर्शवादी अनुकरण को शिक्षण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग मानते हैं कि बालक अनुकरण करके सीखता है, नकल करके सीखता है। ठीक है, उनका विचार है कि अपरिपक्व बालक, जो अभी बालक अपरिपक्व है, जो छोटा बच्चा है, अपने से बड़ों और साथियों के व्यवहार का अनुकरण करके सामाजिक व्यवहारों को सीखता है। बड़े किस तरीके से जो है घर परिवार में रहते हैं, एक दूसरे से कैसे बात करते हैं, उठना बैठना खाना पीना सब बालक जो है अपने बड़ों को देख करके सीखता है। परंतु वह इनका अनुकरण बंदर के समान नहीं करता। जैसे बंदर ने, एक कहानी आपने सुनी होगी, टोपी बेचने वाला, उसकी सारी टोपी बंदरों ने ले ली, लेकिन उन बंदरों से टोपी को उसने कैसे वापस लिया था? अपनी टोपी उसने उतार करके फेंकी, बंदरों ने भी सारी टोपियां अपनी फेंक दी। तो वहां पे उस तरीके से बालक यहाँ पे अनुकरण नहीं करता। यहाँ बालक के पास अपनी चेतन शक्ति है, अपनी बुद्धि है, वो उसका प्रयोग करता है, उसके माध्यम से अनुकरण तो करता है, लेकिन बंदर जैसे नहीं। चेतन शक्ति के प्रयोग से बालक अनुकरण द्वारा विभिन्न गुणों को ग्रहण करके स्वयं से समन्वय स्थापित करने में भी समर्थ हो पाता है। तो ये हमने शिक्षण विधियों को समझा। अब हम बात करेंगे आदर्शवाद और शिक्षक की, फिर हम बात करेंगे आदर्शवाद और बालक की। ठीक है, फिर बात करेंगे अनुशासन की। देखिएगा, समझते हैं। पूरा टॉपिक क्लियर हो जाने के बाद दोबारा आपको कभी कहीं से बाहर से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आदर्शवाद और शिक्षक को समझिएगा। आइडियलिज्म एंड टीचर। आदर्शवाद शिक्षक को, टीचर को बहुत महत्वपूर्ण स्थान देता है। फ्रोबेल का स्टेटमेंट है, विद्यालय एक बाग है, छात्र उस बाग का कोमल पौधा है, और जो टीचर है वो एक कुशल माली है जो उन पौधों की देख रेख करता है, और धीरे धीरे पौधे बड़े होते हैं, उनमें सुंदर सुंदर फूल आते हैं, पौधे सुंदर बन जाते हैं। यानी कि यहाँ टीचर जो है वो एक कुशल माली है ना, जो कि पौधे रूपी बालकों को की देख रेख करता है और फिर उनको एक सुंदर पौधा बनाता है ना। आदि दार्शनिकों ने शिक्षक के अनेक गुणों और योग्यताओं का विवेचन इस प्रकार किया है। क्या कहा है? उनका कहना है, शिक्षक बालक के लिए सत्ता का साकार रूप होता है। टीचर को विषय का पूर्ण ज्ञाता होना चाहिए। अगर उसे विषय का पूर्ण ज्ञान नहीं होगा तो बच्चों को कैसे वो डीपली नॉलेज दे पाएगा। शिक्षक को अपनी व्यावसायिक कला में दक्ष होना चाहिए। टीचर को अपने छात्रों का मित्र हो, उनके हितैषी हो, उनके बारे में सोचे, फ्यूचर के बारे में सोचे, दार्शनिक हो, जीवन की कला में निपुण होना चाहिए। टीचर जो है वो चरित्रवान होना चाहिए, क्योंकि बालक जो है वह शिक्षक को अपना आदर्श मानते हैं। जैसे शिक्षक होंगे वैसे बच्चे भी हो जाएंगे। शिक्षक में छात्रों में रुचि विकसित करने की क्षमता होनी चाहिए कि अगर बालक किसी सब्जेक्ट में, किसी टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो हम क्या ऐसा करें कि बालक उसमें इंटरेस्ट लेने लग जाए। अगर जो भी आप टीचिंग मेथड यूज कर रहे हैं, अगर बच्चे उससे नीरस हो रहे हैं, अगर वो बोरिंग फील कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप अपने टीचिंग मेथड को चेंज करिए, अपनी विधि को चेंज करिए, लेकिन बच्चे को इंटरेस्ट आना चाहिए। शिक्षक को निरंतर अध्ययन करते रहना चाहिए। एक टीचर जीवन भर सीखता है और सिखाता है। तो ये हमने बात कर ली। आदर्शवाद शिक्षक को क्या समझता है, क्या मानता है। अब हम बात करेंगे आदर्शवाद के अनुसार बालक क्या है। प्रकृतिवादियों के समान आदर्शवादी शिक्षा को बाल केंद्रित नहीं मानते। वो नहीं कहते आप बालक को सेंटर में रख करके शिक्षा दीजिए। आदर्शवादी शिक्षा में आदर्शों या विचारों को केंद्रीय स्थान देते हैं कि इसमें आदर्श और विचार ही केंद्रीय स्थान में हैं, यानी कि इन्हीं को ध्यान में रख करके पूरी शिक्षा होनी चाहिए। उनके अनुसार शिक्षक का मुख्य कर्तव्य है बालक में उच्च आदर्शों को प्राप्त करने के लिए सूझबूझ का विकास करना। पाठ्यक्रम का निर्माण भी आदर्शों के आधार पर ही करते हैं। जिस प्रकार के आदर्श होंगे वैसे ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाएगा। बालक को इन आदर्शों को प्राप्त करना है। इस प्रकार आदर्शवादी शिक्षा योजना में आदर्शों या विचारों को प्रमुख स्थान दिया गया है, बालक का गौण स्थान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आई होप ये आज का हमारा लास्ट स्टेप रहेगा, आदर्शवाद और अनुशासन। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं, पूरी क्लास आपने देख ली है, ठीक है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से देख रहे हो, क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। लेकिन नोट्स जो हमारे होते हैं वो सिर्फ कानपुर और लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज करके हमारे नोट्स ले सकते हैं। कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। ये हमारा चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कीजिएगा। आदर्शवाद और अनुशासन। आदर्शवादियों का विश्वास है कि बालक का पूर्ण विकास तभी हो सकता है जब वह अनुशासन में रहे। अगर बालक अनुशासन में नहीं रहेगा तो उसका पूरी तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो सकता। अनुशासन में रहकर भी वह आत्मा अनुभूति, सेल्फ रियलाइजेशन या आध्यात्मिकता
स्पिरिचुअलिटी को प्राप्त कर सकता है। यह आदर्शवादी कठोर अनुशासन के पक्ष में नहीं है, कठोर अनुशासन को महत्व नहीं देता है। फ्रोवेल का कथन है, बालक की रुचि का ज्ञान प्राप्त करके आप पहले ये प्राप्त कीजिए कि बालक की रुचि किसमें है, और प्रेम तथा सहानुभूति व्यक्त करके उन पर नियंत्रण रखा जाना चाहिए। उनके अनुसार अनुशासन का अर्थ है नम्रता, शिष्टता, अधीनता और आज्ञाकारिता के नैतिक मूल्यों का विकास करना। तो इसी तरीके से जो हमारे 3 बच्चे हैं, अभी आदर्शवाद हमने पढ़ लिया, इसके बाद हम लोग प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद सब इसी तरीके से क्लियर करेंगे। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, एक कमेंट करके जाइएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।